शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात माघ मेले की कर लेते हैं। प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाला है माघ मेला और इसी को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही। 44 दिन के इस आयोजन के दौरान मेले में 15 से 20 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो देश और दुनिया से यहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं को माघ मेले में आने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए रोडवेज और रेलवे की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यूपी रोडवेज मेले के लिए 3800 बसों का एक विशाल बेड़ा तैनात करेगी। वहीं रेलवे ने भी जरूरत के हिसाब से यात्रियों के लिए मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 3 जनवरी से संगम की इस पावन धरा पर जब शुरू होगा माघ मेला, तब उमड़ेगा श्रद्धालुओं का रेला। श्रद्धालुओं की ये संख्या हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में हो सकती है। अनुमान है कि इस साल माघ मेले में 15 से 20 करोड़ लोग देश और दुनिया भर से आ सकते हैं। इनके आने जाने, ठहरने और सुरक्षा को लेकर तैयारी इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रही है, क्योंकि माघ मेले के शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सरकार और प्रशासन का पूरा जोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने पर है। यूपी रोडवेज की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3800 बसेस का विशाल बेड़ा तैनात किया जाएगा, जिनमें 200 बसेस रिजर्व रहेंगी। साथ ही श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए 3 अस्थायी बस अड्डों का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां यात्रियों के लिए शेड, शौचालय, पीने के पानी और लाइट की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा इन अस्थायी बस स्टेशन से यात्रियों को ले जाने और लाने के लिए शटल बसेस चलाने की भी तैयारी यूपी रोडवेज ने की हुई है। अस्थायी बस अड्डों में हम लोग का मेन बस अड्डा झूसी बनेगा। गंगा किनारे झूसी बस अड्डा रहता है, वहाँ पे बनेगा। वहाँ से हम लोग जौनपुर और बनारस रूट की गाड़ियाँ चलाते हैं, जौनपुर होते हुए आजमगढ़, गोरखपुर और बनारस रूट की। दूसरा अस्थायी बस अड्डा हमारा लेप्रोसी पे रहेगा। लेप्रोसी हमारा यमुना पार होता है, वहाँ से हम लोग बांदा और उसके अतिरिक्त मिर्जापुर हो गया और रीवा एमपी को जोड़ता है चाक घाट होते हुए, उस रूट पे हम लोग चलाएंगे। तो मेन बस अड्डा झूसी और लेप्रोसी हो गया। इसके अतिरिक्त विद्यावाहिनी और सिविल लाइन से हमारा चल रहा है अभी बस अड्डा, जहाँ से हम लोग लखनऊ और कानपुर की बसेस चलाते हैं। अगर भीड़ बढ़ती है, भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है, तो नेहरू पार्क और बेला कछार पे भी हम लोग अल्टरनेट व्यवस्था रखेंगे और शहर से बाहर उसको शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे पैसेंजर को किसी तरह की दिक्कत ना आए। यूपी रोडवेज की ओर से बताया गया कि माघ मेला के लिए 1 जनवरी से ही बसेस चलनी शुरू हो जाएंगी और 17 फरवरी तक ये बसें चलेंगी, ताकि श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना जाना आसान हो जाए। इतना ही नहीं, 3 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलने वाले इस पवित्र मेले में इस बार रोडवेज बसेस सिर्फ यात्रियों को ही नहीं ले जाएंगी, बल्कि श्रद्धा और आस्था का संदेश भी लेकर दौड़ेंगी। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक माघ मेले का जोर शोर से प्रचार रोडवेज बसेस के जरिए करने की तैयारी की गई है। सबसे बड़ा धार्मिक मेला माघ मेला 3 जनवरी से लगाया जा रहा है और तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। वहीं रोडवेज की क्या तैयारी है, यहाँ पर 3800 बसों का जो है वो फेरा लगाया जाएगा और 3 अस्थायी बस अड्डे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। यूपी रोडवेज की तरह ही रेलवे ने भी माघ मेले को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में प्रयागराज मंडल के डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने मेला का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों के साथ प्रयागराज जंक्शन स्टेशन का दौरा किया और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने बताया कि माघ मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हालांकि इन ट्रेन की संख्या अभी तय नहीं है, लेकिन भीड़ और जरूरत के अनुसार ही मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं मेला क्षेत्र में रेलवे के टिकट काउंटर खुलेंगे और कर्मचारियों की तैनाती होगी। साथ ही मोबाइल वेंडिंग टिकट मशीन भी मेले में मौजूद रहेंगी, ताकि यात्री आसानी से टिकट खरीद पाएं। इसके अलावा खबर ये भी है कि महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेले में यात्रियों के लिए प्रयागराज जंक्शन पर अलग अलग रंग के यात्री आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। आज स्पॉट इंस्पेक्शन सारे जितने भी स्टेशन हमारे संभावित हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश और मिर्जापुर की तरफ जाने वाला रूट हो, बनारस की तरफ का रूट हो, या लखनऊ कानपुर की तरफ का रूट हो, या अयोध्या की तरफ का रूट हो, हर रूट का निरीक्षण और क्या एग्जिट रूट रहेगा, एंट्री के लिए क्या पॉइंट्स बने हैं,
होल्डिंग एरिया जो चिन्हित हैं उनमें क्या क्या तैयारियां हैं और क्या किया जाना है, साइनेजेस कहाँ कहाँ पे लगाए जाने हैं जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। जो रिजर्व कैटेगरी के जो आरक्षित ट्रेन का टिकट आरक्षित पहले करा लेते हैं उन यात्रियों को भी कोई असुविधा ना हो, इन सारे बिंदुओं पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। इस बार भी जिस प्रकार से महाकुंभ में जैसे आपने कहा बहुत अच्छे से रेलवे ने संचालन किया था, उसी प्रकार उसी अनुपात में हम लोग इस बार भी रेलवे में ट्रेनों का संचालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि यात्रियों को सुविधाजनक अपना एक्सपीरियंस मिले। तो सबका समन्वय के साथ हम लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे। चलाएंगे मिला सर, क्या अभी टारगेट? वो टारगेट तो अभी है तो जब समय के साथ रहेगा, एज इन वेयर बेसिस पर रहेगा हमारा। सरकार और प्रशासन का पूरा जोर इस बात पर ही है कि दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में आने वाले आस्थावान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी उठानी न पड़े। इसलिए पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए माघ मेले की तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अगली अच्छी खबर है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद बाबा से भक्तों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। दिसंबर 2021 को कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से बीते 4 सालों की बात करें तो 26 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। यही नहीं, बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंचे। और यही वजह कि काशी विश्वनाथ धाम अब देश की सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर विराजमान बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी ने आस्था, संस्कृति और पर्यटन का नया इतिहास रचा है। ये इतिहास बनाया है बाबा विश्वनाथ के इन आस्थावान भक्तों ने, जिन्होंने महज 4 सालों के अंदर अपनी मौजूदगी से काशी को धार्मिक पर्यटन के केंद्र में ला दिया है। बीते 4 सालों में करीब 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा के दिव्य दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। 26 करोड़ के इस आंकड़े में बड़ी संख्या विदेशी मेहमानों की भी है, जो बाबा विश्वनाथ धाम की महिमा जानकर दर्शन के लिए दौड़े चले आए। खास बात यह है कि श्रद्धालुओं का ये भारी भरकम आंकड़ा 13 दिसंबर 2021 को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद का है, जो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। काशी हमेशा से ही धार्मिक और आध्यात्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण रही है। यही वजह है विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए, चाहे गंगा आरती के लिए या नौका विहार के लिए या फिर मठ मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए हमेशा से ही यहाँ श्रद्धालु आस्थावान आते रहे हैं। लेकिन पिछले 4 वर्षों में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी है और ये संख्या 26 करोड़ से भी ज़्यादा पहुँच गई है और औसतन लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालु हर साल आ रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि अब से 4 साल पहले 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सौगात विश्वनाथ धाम यानी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की दी थी। बाबा विश्वनाथ का ये धाम देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जहां आम दिनों में भी दर्शनों के लिए भक्तों की कतार लगी रहती है। लेकिन मौका अगर महाशिवरात्रि, सावन और देव दीपावली का हो तो बाबा के इस धाम की रौनक देखते ही बनती है। इन खास मौकों पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी हर साल नए रिकॉर्ड कायम कर देती है। बाबा के दर आने वाले ये भक्त न सिर्फ धाम की इस भव्यता और सुंदरता को देखकर निहाल होते हैं, बल्कि यहाँ ठंड, बरसात और धूप से बचाने के लिए लगे जर्मन हैंगर, मैट, कूलर, पीने का पानी, दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर और गोल्फ कार्ट जैसी सुविधाओं ने भी दर्शन को और सुलभ और आरामदायक बना दिया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके लिए, वृद्ध जनों के लिए, निःशक्त जनों के लिए, बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रारंभ की गई हैं। काशी वासियों के लिए अलग द्वार की सुविधा प्रारंभ की गई है
जितने सांस्कृतिक, जितने हमारे शास्त्रीय पर्व होते हैं, जितने सनातन पर्व होते हैं, उन सभी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला, शास्त्रोक्त नवाचार की श्रृंखला, शास्त्रोक्त पूजन पठा की श्रृंखला यह भी प्रारंभ की गई है। यहाँ पर धाम में बाहर से आने वाले लोग जो विशेष पूजा अथवा विशिष्ट अनुष्ठान संपर्क करना चाहते हैं, उनके लिए भी विशेष सुविधाएं विशेष अवसरों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे जो हमने अपना SOP तैयार किया है। सबसे मेन चीज़ है जो कॉरिडोर बना दिया है, उससे काफ़ी एरिया क्रिएट हो गया, जिससे ज़्यादा श्रद्धालु एकोमोडेट हो पा रहे हैं, यहाँ पर आ पा रहे हैं। जो सड़कें हैं वो काफ़ी चौड़ी कर दी गई हैं, और मेन इम्पोर्टेंट जो लास्ट टाइम और इस टाइम में डिफरेंस दिखा, काफ़ी बनारस काफ़ी क्लीन हो गया है। जो कंटिन्यू यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वो डेली की क्लीनिंग जो कर रहे हैं, उससे जो आध्यात्मिक महत्व है वो और बढ़ गया है। काशी के अंदर जो चेंज हुई है, जो एक बड़ा चेंज होता है वो कॉरिडोर का था, उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर सिस्टमेटिक बनाया है, दर्शन करने की सुविधा बढ़ा दी है, दर्शन काफ़ी इजी हो गया है पहले की तुलना में। जो अरेंजमेंट है अंदर जाने का वो काफ़ी अच्छा कर दिया है। अब क्या है कि पहले भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, अब भीड़ का अरेंजमेंट अच्छा है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट अच्छी है। कॉरिडोर बनने से बहुत सुविधाएं बढ़ गई हैं, दर्शन के लिए बहुत आसानी हो गई है सबको, और रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें भी। वो विश्वनाथ जी का बहुत विशाल मंदिर बना है, इसलिए बहुत खुशी है। इसलिए हमको कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु सब जगह से हमारा यात्री लोग जंगामोटी मठ से आते हैं, यहाँ लोगों को भी बहुत खुशी मानते हैं। 2021 में कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से ही यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिर समिति की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, वो भी इसी बात की गवाही देते हैं। 13 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर तक 48,42,716 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फिर जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक 7,11,47,210 श्रद्धालु आए। इसके अगले साल जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक 5,73,10,104 श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक 6,23,90,302 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि इस साल 1 जनवरी से 2 दिसंबर तक 6,66,66,511 श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने यूपी में धार्मिक पर्यटन को पंख लगा दिए हैं, जिसका सीधा फायदा न सिर्फ वाराणसी के छोटे कारोबारियों को भी हुआ, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी हुआ है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐलान किया है, जिससे देश के उन करोड़ों लोगों की बल्ले बल्ले हो गई है जो अपने घर, गाड़ी या फिर किसी और लोन की EMI भर रहे हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई है। रेपो रेट में कटौती से कर्ज सस्ते होंगे, EMI घटेगी। बढ़ती महंगाई के बीच EMI में राहत की उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा तोहफा दे दिया। RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया है। कटौती के बाद अब रेपो रेट 5.25% हो गया है। RBI के इस ऐलान के बाद से घर, गाड़ी और पर्सनल लोन की EMI में कमी आने का रास्ता साफ हो गया है। रेपो रेट घटने का सीधा असर बैंकों के कर्ज पर होगा। बैंक अब कम ब्याज दर पर RBI से पैसा लेंगे, जिसका फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। होम लोन की EMI कम होगी और पर्सनल लोन पर भी ब्याज दरों में राहत संभव है। RBI का फैसला ऐसे समय पर आया है जब महंगाई रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर है और ग्रोथ को सपोर्ट देने की जरूरत महसूस की जा रही है। जो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है, रिपो रेट 5.5 से घट के 5.25% आ गया है। इससे भी लेंडिंग रेट्स में, उधार की दरों में और कमी होगी। उससे उद्योगपतियों को, आम आदमी जो लोन लेते हैं गाड़ी के लिए, मकान के लिए, शिक्षा के लिए, उन सभी को फायदा मिलेगा। अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो उसका रेपो रेट घटने से आपकी EMI पर क्या असर पड़ेगा, ये भी समझने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 20 लाख का लोन 8% के ब्याज की दर से लिया है, जिसकी EMI 16,729 रुपए जाती है। 8% की दर से 20 साल में कुल ब्याज 20,14,000 रुपए हो जाएगा और आपको कुल रकम 40,14,000 रुपए चुकानी होगी। अब 20 साल के लिए 20 लाख के लोन का हिसाब करते हैं तो रेपो रेट घटने के बाद ब्याज दर 0.25% घटकर 7.75% हो जाएगी, जिससे आपकी EMI 16,419 रुपए होगी। यानी EMI पर हर महीने 310 रुपए की बचत। वहीं 20 साल में कुल ब्याज 19,40,000 रुपए देना होगा और कुल रकम चुकानी होगी 39,40,000 रुपए। यानी 20 साल में आपके 74,000 रुपए की बचत होगी। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक देश के बैंकों को लोन देता है। ऐसे में रेपो रेट में कटौती का असर सीधा लोन की ब्याज दरों पर पड़ेगा। साल 2025 में रेपो रेट की कटौती की बात करें तो इस साल RBI ने अब तक रेपो रेट में 4 बार कटौती की है। फरवरी 2025 में रेपो रेट 6.5% से 6.25% हुआ। अप्रैल 2025 में रेपो रेट 6.25% से 6% हुआ। जून 2025 में रेपो रेट 6% से 5.5% हुई और दिसंबर 2025 में रेपो रेट में 5.5% से 5.25% की कमी आई। ब्याज दरों की स्थिति दुनिया में आर्थिक माहौल, लोगों की खरीदारी की मांग और लगातार गिरती महंगाई को देखते हुए रेपो रेट घटाने का फैसला लिया गया। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। दूसरी तिमाही में GDP 8.2% बढ़ी और अक्टूबर 2025 में खुदरा महंगाई सिर्फ 0.25% रह गई, जो अब तक का सबसे कम स्तर है। इसी वजह से RBI के पास ब्याज दर घटाने का अच्छा मौका था। देखिए, जो रेट कट RBI ने किया है, ये लार्जली हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट होगा। इसका इवेंचुअली बेनिफिट ये होगा कि इकोनॉमी में लेंडिंग रेट्स भी धीरे धीरे नीचे आएंगे और इससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगी इकोनॉमी को, क्योंकि रेट इसीलिए काटा जाता है इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए। अभी इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और आगे चलते हुए थोड़ा सा हल्का धीमापन दिखाई देगा, पर ये एनवायरनमेंट जो है ग्लोबल, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत बनी हुई है। टैरिफ डील अभी हमारी हुई नहीं है, तो इसलिए एक तरह से ये इंश्योरेंस रेट कट की तरह से देखा जा सकता है। अब ब्याज दरें कम होने पर हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। RBI के फैसले के बाद बैंकों को अब ये देखना होगा कि वो कितनी जल्दी इस राहत को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ रहा है, ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक शीतलहर चल रही है। कश्मीर में अभी से ही प्रचंड ठंड का दौर शुरू हो गया है। श्रीनगर में दिन के वक्त भी हवा चलती है और लोगों को सूरज के दिखने का इंतजार रहता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में झरने का पानी जमने लगा है। पारा -डिग्री के नीचे जा चुका है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ का नज़ारा इन दिनों वाकई देखने लायक है और घाटी बर्फ से चमक दमक रही है। पेड़ पौधे सब बर्फ से ढके हुए हैं। पहाड़ों से चली ठंडी हवा दिल्ली को भी ठंड का एहसास करा रही है। सुबह और शाम के वक्त दिल्ली और आसपास के शहरों में अच्छी खासी ठंड होने लगी है। सर्दी में जिंदगी का जम जाना क्या होता है, देखना हो तो कश्मीर के अनंतनाग चले आइए। यहाँ पारा -डिग्री के नीचे जा चुका है, लेकिन बर्फ ने यहाँ एक अलग ही समा बांध दिया है। बहता पानी जम गया है। झरनों ने सर्दी के आगे घुटने टेक दिए हैं। पत्तियों पर जमी ओस पारदर्शी शीशे सी नजर आ रही है और बच्चे पेड़ों की झाड़ियों पर जमी बर्फ से खेल रहे हैं। कश्मीर घाटी इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। यहाँ कई इलाकों में पारा 0 से नीचे जा चुका है, तो कहीं कहीं ये पारा -10 डिग्री तक लुढ़क गया है। यहाँ के तमाम इलाकों में तापमान की बात करें तो पंपोरा में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री बना हुआ है।
अनंतनाग में तापमान -5.3 दर्ज हुआ है। बारामूला, पुलवामा, शोपिया, पहलगाम में तापमान -5 से -4 डिग्री के करीब है, तो वहीं जोजिला में न्यूनतम तापमान -17 डिग्री पहुंच चुका है। ठंडे मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से खुद का ध्यान रखने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि लोग देर शाम घरों से बाहर निकलने से बचें, सुरक्षित हीटिंग साधनों का इस्तेमाल करें। यही नहीं, मौसम विभाग ने तापमान में और ज्यादा गिरावट की भी चेतावनी जारी की है और घाटी में शीतलहर के और तेज होने की आशंका जताई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके भी इस वक्त सूखी सर्दी की चपेट में हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 15 दिसंबर तक यहां बर्फबारी की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में शुक्रवार सुबह मामूली बर्फबारी की उम्मीद जताई गई है। फिलहाल तो कश्मीर की फिजा ठंडी है और यहाँ नदी से लेकर झरनों तक के जम जाने की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। कश्मीर में ठंड जारी है। पिछले कई दिनों के दौरान लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और अब कश्मीर के सभी इलाकों में रात का तापमान 0 से धीरे जा रहा है। अब इस ठंडे तापमान के चलते कश्मीर में पानी के झरने, तालाब और झील धीरे धीरे जमने लगे हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में भी इस कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तारिक के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।